नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईसाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम पुरातात्विक स्थल में यानी कि जो हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पुरातात्विक स्थल, उसमें कालीबंगा सभ्यता के ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में आपको मिल सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में RAS प्री का एग्जाम है, इसके साथ में EORO का एग्जाम है और इसके साथ में राजस्थान पुलिस की भी बड़ी भर्ती आ रही है। तो इन सभी में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो टॉपिक है जिसको हम अभी करने वाले हैं सबसे पहले, यानी कि कालीबंगा सभ्यता, इससे कई प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें यहाँ से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो प्रमुख टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, और इसमें विशेष रूप से हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में बात करते हैं। और शुरू से शुरू करते हैं कि इसका नाम जो कालीबंगा है वो कालीबंगा क्यों है, इसके अर्थ पर बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको टॉपिक वाइज लिख दिया। सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। तो काली यानी काला रंग से लिया गया है, और बंगा जो पंजाबी भाषा है उसमें बंगा का अर्थ चूड़ियां होता है। क्योंकि यहाँ से जब खुदाई हुई, इस पुरातात्विक स्थल पर जब खुदाई की गई तो यहाँ से काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी और इसी कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। तो काली चूड़ियों के नाम पर, काली चूड़ियों की प्राप्ति के आधार पर इसे कालीबंगा कहा जाता है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है, राजस्थान में ये कहाँ पर है, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, दो बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है कि जब यहाँ पर खुदाई हुई, इसकी खुदाई का जो समय था 1961 से 1969 था, 61 से 69। तो इस समय चूंकि हनुमानगढ़ जिला जो है वो नहीं बना था, इसलिए उस समय ये श्री गंगानगर जिले में था। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला अलग होने के बाद में जो कालीबंगा है उसकी लोकेशन हनुमानगढ़ जिले में है। तो वर्तमान में इसकी स्थिति हनुमानगढ़ होगी। और साथ में जितनी भी सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं तो वो सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे पर मिलती है। क्योंकि लोग जो है, पानी व्यक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत होती है, भले वो खेती करना हो, भले पशुपालन करना हो, या व्यक्ति की खुद की आवश्यकताएं हो पीने के लिए या घरेलू कार्यों के लिए। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। जल जहां उपलब्ध होता है व्यक्ति वहां पर निवास करना चाहता है। जैसे कि हम मिस्र की जो सभ्यता है उसकी बात करें तो वो नील नदी घाटी के किनारे थी। हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो वो दजला और फरात नदियों के किनारे पर थी। उसी प्रकार से ये जो सभ्यता है यानी कि कालीबंगा, ये घग्गर नदी के तट पर है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये घग्गर नदी, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि हिमालय की शिवालिक श्रृंखला से निकल करके राजस्थान में आती है। ये एकमात्र नदी है जो शिवालिक से निकलकर राजस्थान तक आती है। इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है तो इसका पानी श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तक भी पहुंच चुका है, जो आपने न्यूज़पेपर में आजकल पढ़ा होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं जो पूछा गया है, इसके खोजकर्ता कौन थे। तो देखिए, दो बातें यहाँ पर आती है। सबसे पहले ये बात आती है कि इसके बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था LP टेसीटोरी, इनका नाम आता है। लेकिन इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो अमलानंद घोष के द्वारा इसका ये खोजकर्ता इसके जो है वो अमलानंद घोष माने जाते हैं। और इसका जो समय है, खोज का समय, वो 1952-53 दिया गया है। कुल मिलाकर के इतिहास में अगर हम बात करें तो इसका श्रेय अमलानंद घोष को, या हम कह सकते हैं कि कालीबंगा को अमल में लाने वाले, यहां से हम याद कर सकते हैं अमल में लाने वाले, तो अमलानंद घोष का नाम आता है। उत्खनन कार्य कब से कब हुआ, तो ये 1961 से लेकर के 1969 तक इसका, यानी कि लगभग 9 साल इसका उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। और इसमें दो प्रमुख नाम यहाँ पर आते हैं जो उसके उत्खनन करने वाले थे या जिनके निर्देशन में ये उत्खनन कार्य किया गया। एक है BV लाल और दूसरे हैं BK थापर। ये दो व्यक्ति हैं, तो इन दोनों व्यक्तियों का नाम याद रखना है। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से आएगा, उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ, तब हम कहेंगे BB लाल और BK थापर। और हम ये कहेंगे इसके खोजकर्ता कौन थे, तो फिर इसमें नाम आएगा अमलानंद घोष का। तो प्रश्न यहाँ से पहले भी पूछा गया है और आने वाले समय में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न यहाँ पे से भी पूछा गया था। मैं यहाँ पर क्यों का निशान बना करके आपको बता देता हूँ। इसके अलावा समय की बात जब आती है कि इसका जो समय है, यानी कि ये कितनी पुरानी सभ्यता है, किस समय ये विकसित हुई, तो इसमें डॉक्टर अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर ये जो हड़प्पा सभ्यता है, पूरी जो सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। देखिए, ईसा पूर्व में ये समय उल्टा चलता है। क्यों?
जैसे यहाँ पर हम एक टाइम स्केल बना लें और यहाँ पर इसको हम 0 मान लें। जैसे वर्तमान समय में अभी 2023 चल रहा है, तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ 0, यहाँ से हम शुरू हुए थे, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ और ईसा मसीह के जन्म के साथ में ही ये जो वर्तमान में हम सन है ये शुरू होते हैं। तो आज से ठीक 2023 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ और इससे पहले का जो समय है वो पीछे की ओर चलता है, जैसे 1, इस प्रकार से 2, 3, 4, तो कुल मिलाकर के इसके समय की बात आती है 2300 से 1700। तो हम ये कहेंगे कि 2300 यहाँ होगा और इधर आगे हम चलेंगे यहाँ से इधर, तो 1700 यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर के इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो समय है वो 2300 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि डॉक्टर अग्रवाल ने कार्बन डेटिंग के आधार पर बताया है। और एनसीईआरटी में इसके लिए लिखा हुआ है कि ये ईसा पूर्व 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें और हम देखते हैं इसके बारे में। तो इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं कालीबंगा सभ्यता के? तो इसे नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसके अलावा इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के बारे में जाना जाता है, क्योंकि तांबा जो खनिज है इसका काफी उपयोग हुआ था। जब भी हम जो झुंझुनू है उसमें खेतड़ी तांबे की खान के बारे में पढ़ते हैं तो भी हम ये पढ़ते हैं कि वो खान इतनी पुरानी है कि हड़प्पा के समय भी उससे तांबा निकाला जाता था, इतनी पुरानी वो खान है और वर्तमान समय में भी निकाला जाता है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता इसको माना जाता है। इसके अलावा इसे गरीब व दीनहीन सभ्यता, यानी कि जो साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जो उत्खनन के दौरान जो वस्तुएं यहाँ से मिली है उन सब के आधार पर इसे गरीब व दीनहीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। साथ में इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में भी इसका नाम आता है। तीसरी राजधानी किसे? तो कालीबंगा को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि पहला और दूसरा कौन सा है। तो यहाँ पर पहला नाम जो आएगा वो आएगा हड़प्पा और दूसरा यहाँ से जो नाम आएगा वो आता है मोहनजोदड़ो। ये दो नाम, तो पहला और दूसरा, तो पहली और दूसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा का नाम यहाँ पर आता है। इसके उत्खनन के कितने स्तर थे, यानी कि कितने स्तर के साथ में इसको लेयर्स के रूप में हम बात करें तो इसका उत्खनन कार्य कुल मिलाकर के 5 स्तरीय उत्खनन कार्य इसका माना जाता है। पहला और दूसरा जो है इसे प्राक हड़प्पा या हड़प्पा पूर्व का जो स्तर है वो माना जाता है और तीसरा, चौथा और पांचवा जो है इससे हड़प्पा कालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। यहाँ से एक और बात है कि प्राक हड़प्पा काल का एक और उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है कोट दीजी। यहां से हम इसको लिख लेंगे कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान में है। तो यहां से भी प्राक हड़प्पा या हड़प्पा से पूर्व के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको हमें यहां पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसकी विशेषताओं से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं, यहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है जिन पर किस प्रकार से लिपि लिखी गई है। तो बोस्त्रोफेदन शैली में यहाँ की लिपि लिखी गई है और इसकी क्या विशेषता है? तो बोस्त्रोफेदन जो शैली है इसकी विशेषता है कि उसमें पहली जो लाइन होगी वो बाएं से दाएं, यानी कि इधर लेफ्ट से राइट की ओर पहली जो लाइन है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि बाएं से दाएं लिखी जाती है और बाकी जो है इसके बाद वाली लाइन जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ये इसकी विशेषता होती है। हालांकि इस लिपि को यानी कि हड़प्पा की जो लिपि है इसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसकी जो लिखने का एक जो पैटर्न है उसके आधार पर इसको बोस्त्रोफेदन शैली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से मिले हैं। तो जो ईंटें हैं उनको मिट्टी से बनाकर और धूप में सुखाकर इस प्रकार से इनको बनाया गया, तो कच्ची ईंटों के मकान मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नालियां बनाई गई है और नालियां बनाने से एक बात ये भी सामने आती है कि यहाँ की जो जल निकासी की प्रथा थी वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो पानी को निकालने के लिए जो ईंटें जो नालियां यहाँ पर बनाई गई थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी और कुछ यहाँ पर नक्काशी वाली ईंटें भी यहाँ पर देखने को मिलती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और इसके साथ में पक्की ईंटों से निर्मित नालियां और साथ में ये भी है कि यहाँ पर कुछ लकड़ी की नालियां यानी कि लकड़ी से बनाई गई नालियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और क्या खास बात है इसमें? तो यहाँ पर कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं हम कह सकते हैं या यज्ञ कुंड कह सकते हैं या हवन कुंड उनको कह सकते हैं। तो इससे ये सबसे पहली बात तो ये पता चलती है कि हवन पूजन इस प्रकार की प्रथा इनकी हुआ करती थी। और साथ में इन्हीं जो अग्नि वेदिकाएं या यज्ञ कुंड है इनके आसपास से या इनके अंदर से हड्डियों के कुछ टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद इस समय
पशु बलि की प्रथा रही होगी, तो पशु बलि का अनुमान भी यहाँ से लगाया जाता है। साथ में ये जो अग्नि वेदिकाएं होती थी ये लगभग गोलाकार होती थी, जिनके बीच में एक स्तंभ लगा होता था। साथ में यहाँ की जो सड़कें हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं हड़प्पा सभ्यता की, या हम यहाँ पर कालीबंगा की बात कर रहे हैं तो उसकी। तो इसमें एक तो जो हमने पढ़ा यानी कि जल निकासी की बहुत अच्छी प्रणाली हुआ करती थी, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है वो है कि यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जब समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काटती है तो उसको हम ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ग्रिड प्रणाली। इसलिए चौराहे यहां पर बने हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड प्रणाली कह सकते हैं। कालीबंगा से एक युगल समाधि और 3 एकल समाधियां प्राप्त हुई है। युगल समाधि का अर्थ है कि 2 जनों को एक साथ दफनाया जाना, ठीक है, ये बात, यानी कि हो सकता है कि वो पति पत्नी की समाधि हो एक साथ। और इसके अलावा 3 एकल समाधियां भी यहाँ से प्राप्त हुई है, और समाधियों से ये हमें ये बात भी ज्ञात होती है, या इस बात का हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर शव को दफनाने की एक परंपरा हुआ करती थी। कालीबंगा से फारस या पर्शिया की तरह के तंदूर प्राप्त हुए हैं। फारस या पर्शिया, जिसको पुराने समय में ये नाम थे, जिसको वर्तमान में हम ईरान के नाम से जानते हैं, और यहाँ से फारस के तंदूर प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी इसका संबंध फारस की सभ्यता से, फारस या पर्शिया की सभ्यता से हुआ करता था। साथ में ही यहाँ पर मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी प्राप्त हुई है, ये चीज भी यहाँ पर लिखी हुई है। तो इससे ये भी पता चलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से इनका संबंध रहा है। और इसके साथ में एक और प्रश्न यहाँ से पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, या हालांकि ये प्राक हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य हैं उनसे प्राप्त हुए हैं। तो विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत के प्रमाण, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, और बहुत सारी बातें एक साथ दी जाती है और ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो हो सकता है कि आपको आने वाले समय में एक बार फिर से ये कथन देखने को मिले। तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, और किन किन फसलों की यहाँ पर खेती होती थी तो हम यहाँ पर देखेंगे। प्रमुख फसलें जिसमें गेहूं, जौ, कपास, चना व सरसों, इस प्रकार की प्रमुख फसलें हैं जिनके यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें अगर आप एक कपास को छोड़ दो तो बाकी जो सारी फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं, गेहूं, जौ, चना व सरसों। कपास जो है वो खरीफ की फसल है। तो 4-5 फसलों के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इसके साथ में और कौन सी वस्तुएं, तो यहाँ पर एक खिलौने के जैसी बैलगाड़ी, इसके साथ में भागते हुए बैल की मूर्ति, और इससे ये प्रमाणित होता है कि गाय और बैल इनके पशु हुआ करते थे। आगे चलते हैं। इसके अलावा अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली हुई है, साथ में ईंटों से निर्मित चबूतरे, और इससे पहले मैंने पढ़ा कि कच्ची ईंटों से बने हुए इनके मकान हुआ करते थे, और पक्की ईंटों से बनी हुई इनकी नालियां होती थी। साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि अलंकृत ईंटें इनके यहाँ पर मिली है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, ये भी इसकी खास बात है कि ये जो सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में 2023 चल रहा है, और इस सभ्यता का जो काल है वो लगभग 2300-2400 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। और उस समय से यानी कि लगभग आज से लगभग 5000 साल पहले भी भारत में एक नगरीय सभ्यता मौजूद थी। तो ये नगरीय सभ्यता थी जो कि कृषि नहीं बल्कि हालांकि यहाँ पर कृषि भी की जाती थी, क्योंकि अभी हमने देखा कि 5 प्रमुख फसलें थी, गेहूं, जौ, सरसों, चना और कपास। लेकिन इसके साथ में ये जो सभ्यता है, अगर हम देखें कि मोटे रूप से ये लोग क्या करते थे, तो प्रमुख इनका व्यापार, इनका व्यवसाय था। तो व्यापार के कारण, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये एक नगरीय सभ्यता थी, और ये नगरीय सभ्यता कृषि पर नहीं बल्कि व्यापार पर ज्यादा निर्भर करती थी। हड़प्पा सभ्यता, इसमें जो लोग थे वो ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग हुआ करते थे ये, और फिर बाद में ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि आर्यों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, और ये लोग इसके बाद में यहाँ से भाग करके दक्षिण भारत में चले गए, जहाँ पर आज प्रमुख रूप से द्रविड़ लोग रहते हैं। और इनके यहाँ से जाने के बाद में आर्य लोग यहाँ पर आ गए, और आर्यों ने यहाँ पर वैदिक सभ्यता की स्थापना की। और वह वैदिक सभ्यता जो एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि इस हड़प्पा सभ्यता के विपरीत, यानी कि द्रविड़ लोगों के विपरीत इनकी जो सभ्यता है वो शहर नगरीय के बजाय ग्रामीण सभ्यता थी, और इनका व्यवसाय व्यापार के बजाय कृषि हुआ करता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ में और कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है, तो यहाँ से ऊंट की हड्डियां, तो निश्चित रूप से इनको ऊंट के बारे में पता होगा। अगर इस प्रकार से आए कि
किन किन जानवरों का या किन किन पशुओं का ज्ञान इन व्यक्तियों को था या इनके पास में थे। इसके अलावा हाथी दांत का कंगा यानी कि इस पशु की भी जानकारी इनको थी। इसके अलावा स्वास्तिक का निशान यहाँ से भी मिला है। स्वास्तिक जो हमारे पूजा पाठ में काफी काम आता है, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में साट्या बोलते हैं, उस प्रकार का जो आपने इस प्रकार से एक सिंबल देखा होगा जब भी हमारे हवन पूजन होता है तो इस प्रकार का। और जिसको जर्मनी में जो हिटलर की सेना थी उसमें भी उनके झंडे पर एक प्रतीक के रूप में इसको काम में लिया गया था। तो वो स्वास्तिक का चिन्ह, साथ में यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये जो सभ्यता समाप्त हुई थी तो उसका प्रमुख कारण भूकंप था। भूकंप के बाद में ये सभ्यता नष्ट हुई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने कालीबंगा में एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की है और यहाँ से प्राप्त हुई वस्तुओं को यहाँ पर रखा गया है। तो राजस्थान सरकार का ये प्रयास था, एक संग्रहालय की स्थापना इन्होंने कालीबंगा में की। और साथ में ये भी हम देख लेते हैं कि यहीं पर पास में हनुमानगढ़ में ही एक जगह है पीलीबंगा, जहाँ से पीले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने के कारण पीलीबंगा, ये हनुमानगढ़ में एक अन्य हड़प्पाकालीन स्थल है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने इस टॉपिक में प्रमुख रूप से कालीबंगा सभ्यता और उससे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के बारे में देखा। चलिए पुरातात्विक स्थलों में एक और महत्वपूर्ण सभ्यता को देखते हैं जिनसे काफी बार सवाल पूछे जाते हैं और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। और उस सभ्यता का नाम है बैराट सभ्यता। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर देखते हैं हम। तो वर्तमान नाम इसका, पुराना नाम इसका बैराट सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ये जो जगह है इसका वर्तमान नाम विराटनगर के नाम से जाना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि ये जगह कहाँ पर है, ये सभ्यता कौन से जिले में है, तो वो जिला है जयपुर। और कौन सी नदी के किनारे, क्योंकि ये जो जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे है। तो यहाँ पर अगर इस सभ्यता की बात आएगी तो ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नाम है ये क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे भी सही इसको, कि जो पांडव है उन्होंने अपने अज्ञातवास का जो अंतिम समय है वो यहाँ पर बिताया था बैराठ में। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो यहाँ पर नदी है, इस अर्जुन ने अपने बाण के माध्यम से यानी बाण मार करके इस नदी के बहाव को रोक दिया था, इसलिए इस नदी को बाणगंगा भी कहा जाता है। तो पांडवों का अंतिम समय यहाँ पर बीता था अज्ञातवास का, ये बात भी ध्यान में रखनी है। इसकी खोज किसने की बैराट सभ्यता की, तो नाम आता है दयाराम साहनी। डीआर साहनी में आपको मिल सकता है। और वो सन कौन सा है, तो 1936 में इसकी खोज हुई। इसके बाद में किन लोगों ने यहाँ पर खुदाई की, तो दो नाम यहाँ पर आते हैं, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। इन्होंने यहाँ पर खुदाई कार्य किया और वो कब किया, तो 1962 में इनका नाम आता है। तो खोज 1936 में और यहाँ पर जो खुदाई का कार्य किया गया वो दो व्यक्तियों के अधीन, नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के अधीन या इनकी देखरेख में 1962 में ये काम हुआ। आगे बढ़ते हैं। महाभारत काल में यह जो महाजनपद व्यवस्था थी उसमें ये मत्स्य जो जनपद था या मत्स्य क्षेत्र था, इसकी राजधानी था विराटनगर, यानी कि बैराठ यहाँ की राजधानी हुआ करता था, जिसका वर्तमान नाम विराटनगर है। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जहां से यहाँ पर कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम है जिसमें भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और बीजक पहाड़ी, ये तीन बड़े ही महत्वपूर्ण नाम यहाँ से निकल करके आते हैं। और आगे की इंपॉर्टेंट बात, कैप्टन बर्ट के द्वारा बीजक डोंगरी पर अशोक का जो भाब्रू शिलालेख है वो उन्होंने यहाँ से इसकी खोज की। और वो कब की थी, तो 1837 में उन्होंने ये खोज की। और इसी शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। तो ये बात यहाँ से निकल करके आती है। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बुद्ध धम्म और संघ के प्रति अपनी जो आस्था अशोक ने प्रकट की थी वो कौन से अभिलेख से जाहिर होती है, तो वो जो अभिलेख है वो यहाँ से यानी कि बीजक डोंगरी से प्राप्त हुआ था। और किसने प्राप्त किया, तो नाम आता है कैप्टन बर्ट का। और वर्तमान में ये जो शिलालेख है वो कलकत्ता के संग्रहालय में रखा गया है। तो यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना है, तो इसको ध्यान में रखें। हालांकि इसके ऊपर इसका प्राचीन नाम और इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है, कार्लाइल ने भीम डोंगरी पर एक अशोक के एक और अन्य अभिलेख की खोज इन्होंने की थी, इसको भी ध्यान में रखना है। अमलान घोष ने 1962 में बीजक पहाड़ी पर खुदाई की तथा यहाँ से अशोक कालीन बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप यहाँ से प्राप्त किए। और इनसे ये समझ में आता है कि ये हीनयान बौद्ध शाखा से संबंधित था। आगे जाकर के बौद्ध धर्म जो है वो दो अलग अलग शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। तो यहाँ पर अमलानंद घोष ने 1962 में बीजक पहाड़ी से जो खुदाई की और उससे उन्होंने जो
एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप यहाँ पर जो उन्होंने प्राप्त किया, उसका संबंध हीनयान बौद्ध शाखा से था। ये अमलानंद घोष वही हैं जिनके बारे में अभी हमने पिछली क्लास, अभी थोड़ी देर पहले हमने जिनके बारे में जो कालीबंगा सभ्यता है उसको, जो इतिहास में इनको उस सभ्यता के बारे में बताने का या उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जिनको दिया जाता है। बैराट से शंख लिपि, कूट लिपि, ये नाम आप याद रखें। शंख लिपि, कूट लिपि या गुप्त लिपि के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। हेनस्वांग पर हिस्ट्री में काफी सवाल पूछे गए हैं। ये एक चीनी यात्री थे और ये भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर टूटे हुए बौद्ध स्तूप हैं, और जिसके लिए उन्होंने हूण शासक जो मिहिर कुल है उसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। और ये कब आए थे भारत, तो ये 634 ईस्वी में भारत आए थे, और उन्होंने जो ये बैराट सभ्यता है या बैराट के लिए उन्होंने पारयात्र शब्द का उल्लेख किया है, तो इसको भी विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सा एक सभ्यता स्थल है जहाँ पर चीनी यात्री आए, या कौन से चीनी यात्री आए, तो हेनसांग और वो बैराट में आए, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। बैराट सभ्यता से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, और इनमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो 8 पंचमार्क चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, और 28 जो मुद्राएं हैं वो इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की है। इन 28 में से भी 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की हैं, तो इसको ध्यान रखिए कि कुल मिलाकर के 36 मुद्राएं प्राप्त हुई, और अलग अलग हम देखें तो 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के और 28 इंडो ग्रीक और यूनानी शासकों से संबंधित मुद्राएं थी। बैराट में मौर्य काल के अलावा मध्यकाल के अवशेष भी मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और आगे देखें 16वीं सदी में यहाँ से तांबा निकाला जाता था, तो ये एक प्रकार से ये समझ सकते हैं कि ताम्र युगीन सभ्यता थी। और यहाँ अकबर ने एक टकसाल खोली, यहाँ की टकसाल वो जहाँ पर सिक्के डालने का काम होता है, तो एक टकसाल खोली जिसमें अकबर, जहांगीर और शाहजहां के समय तांबे के सिक्के यहाँ से डाले जाते थे। तो तांबे के सिक्के और मध्यकाल से इसका संबंध, ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।